Hello, good morning students. Welcome to ABN ऑनलाइन क्लास। तो स्टूडेंट्स देखिए, अपने इतने दिन ऑफलाइन क्लास चल रही थी और जैसा माहौल चल रहा है उस हिसाब से अपनी ऑनलाइन क्लास आज स्टार्ट हो रही है। ऑनलाइन क्लास का फर्स्ट डे है और टुडे देयर इज आवर टॉपिक इज लेसन नंबर 10 ग्रेविटेशन इन क्लास 9। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं ग्रेविटेशन। व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन क्या होता है? तो स्टूडेंट्स ग्रेविटेशन के बारे में देखिए कि सबको पता है, ठीक है। ये एक जनरल टॉपिक है, देखा जाए एक जनरल टॉपिक है। ग्रेविटेशन के बारे में सबको पता है कि अर्थ के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी, और अर्थ ही नहीं अपने इस यूनिवर्स के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वह अदर थिंग को, दूसरी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। दूसरी चीजों को अपनी तरफ क्या करती है? वो अट्रैक्ट करती है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, अपनी तरफ क्या करती है? वो फोर्स लगाती है। उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशन फोर्स। तो स्टूडेंट्स अब इस ग्रेविटेशन फोर्स की जो डेफिनेशन है वो देखिए कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट every other object with the force which is proportional to the product their mass and inversely proportional to the square of distance। ये तो एक जनरली उसका डेरिवेशन हो गया, ठीक है। अब आपको मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं कि every object in the universe attract to any other things, this property is called gravitation and this force is known as gravitational force। this force is known as gravitational force। तो स्टूडेंट्स देखिए कि इसके बारे में अपन पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जानते हैं। आप सबको पता है कि ग्रेविटेशन, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट टाइम ग्रेविटेशन फोर्स? सबसे पहले इसके बारे में पता किसने लगाया था? ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में सबसे पहले जो जानकारी देने वाला था उसका नाम है सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। न्यूटन नाम का जो साइंटिस्ट था उसी ने इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दी, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। आपको काफी समस्या आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स, की ग्रेविटेशन फोर्स की डेरिवेशन वगैरह, तो इसके जनरल थ्योरी तो आप पढ़ सकते हो, डेरिवेशन में अभी आपको यहाँ पर बोर्ड पर बता रहा हूँ। तो ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में थोड़ा इतिहास देखिए कि एक बार बताया जाता है, ये जनरल चीज है, जानना भी जरूरी है कि न्यूटन कहीं जा रहा था, ठीक है, अपने बचपन की बात है, ठीक है, उसके बचपन की बात है, तो जा रहा था तो चलता चलता कहीं थक गया और किसी पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ साइंस की बुक उसको नारियल का पेड़ बोलती है, कोई कहते हैं कि सेव का था, किसी का भी होगा, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। तो वो थक गया, बैठ गया और फिर उसके बाद में ऊपर से एक फल आकर के गिरा, एक फ्रूट है वो नीचे गिरा। उसने सोचा कि ये फ्रूट नीचे ही क्यों गिरा, क्योंकि देखिए जो साइंटिस्ट होते हैं इनका दिमाग थोड़ा अलग ही चलता है, एडवांस चलता है इनका दिमाग। तो उन्होंने देखा यार ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर भी तो जा सकता था। बोला चलो कोई बात नहीं, नीचे गिरा है। ऐसा नहीं है कि उसने उठा करके खा लिया, नहीं, आप हम होते तो शायद उठा के खा लेते, तो लेकिन उसका एडवांस दिमाग चला, उसने उस फल को उठा करके वापस ऊपर फेंक दिया। बोले चलो ये नीचे गिरा, मैं इसको ऊपर फेंक देता हूँ, और वो फल वापस नीचे आ गया। अब टेंशन हो गई, ये क्या हो गया, ये फ्रूट है वापस नीचे आ गया। फिर उसने क्या किया, फिर उठाया उस फ्रूट को, फिर ऊपर फेंका, फिर वो नीचे आ गया। अब उसको ये तड़प हो गई कि कुछ तो बात है, कुछ तो बात इस फ्रूट में है। लेकिन उसने देखा ये फ्रूट में ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो हर चीज के साथ लागू। इसका मतलब इस जमीन में कोई कोई ऐसी बात है कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टुवर्ड द अर्थ, ठीक है, ये हर चीज अर्थ की तरफ ही आती है, ठीक है। नेवर फार अवे बियॉन्ड द अर्थ, कभी भी धरती से दूर कभी नहीं जाती है। सो देयर मे बी द प्रॉपर्टी इन द अर्थ, ठीक है। और फिर उसके बाद में जब उसने इस प्रॉपर्टी के बारे में
देखा, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने पाया कि अर्थ के अंदर एक ऐसा फोर्स पाया जाता है कि उस फोर्स के कारण वह हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इट अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके लिए देखिए इसने एक लॉ दिया, इसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसने एक लॉ दिया, उस लॉ का नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अब देखिए अपन पढ़ते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, सपोज करो कि उसने बताया कि जैसे कि माना कि दो ऑब्जेक्ट है, माना कि दो ऑब्जेक्ट, इसकी इंग्लिश में बताऊंगा मैं फिर कि सपोज देयर इज टू ऑब्जेक्ट, these mass are the first object which are greater than second, which mass is capital N, and another smaller object which mass is suppose denoted by small m. These objects, both objects are placed to each other with d distance. Suppose both objects are placed to each other the distance. दो ऑब्जेक्ट है, सपोज फर्स्ट ऑब्जेक्ट ग्रेटर, वी कैन से दैट इट इज ए अर्थ, एंड सेकंड स्मॉलर ऑब्जेक्ट इट इज ए मून, ठीक है। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अर्थ एंड मून, ठीक है। अर्थ एंड मून इस साइड को ज्यादा होती है, कम होती है। तो देखिए अर्थ की साइड ज्यादा है तो इसका हमने मास मान लिया कैपिटल एम, और मून का मास मान लिया हमने स्मॉल एम, ठीक है। तो अब देखिए आगे, दोनों के दोनों एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर है, और यू आल्सो नो द मून कंटिन्यूअसली मूव अराउंड द अर्थ कंटिन्यूअसली विद डी डिस्टेंस। अब आगे देखिए, अब इसने बताया कि दोनों के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स है F, दोनों के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है F, वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन की, कैपिटल N इनटू स्मॉल n। ये इसने बताया कि जो दोनों के मास है उसका प्रोपोर्शनल, ठीक है, उनके मल्टीप्लिकेशन का प्रोपोर्शनल होता है कौन? फोर्स। अब एक चीज मैं आपको थोड़ी सी बताने जा रहा हूँ, एक साइंस का एक टर्मिनोलॉजी है, एक होता है प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सल प्रोपोर्शनल। देखिए स्टूडेंट, इसका मीन समझिए, जैसे मान लो A B/C ऐसा है, तो इसको अगर अपन खोलेंगे, इसको ओपन करेंगे तो क्या देखेंगे कि A इज प्रोपोर्शनल टू B एंड A इज इनवर्सल प्रोपोर्शनल टू 1/B, ठीक है। A is inversely proportional to 1/B। अब आगे देखिए, A B के प्रोपोर्शनल है, A B के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि B की वैल्यू इंक्रीज होगी तो A की भी इंक्रीज होगी, B की डिक्रीज होगी तो A की भी डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये है एक इक्वल चीज मानी जाती है। दूसरी चीज है ये अपोन में आ गया, अपोन का मतलब है कि इसका अपोजिट आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, इसका अपोजिट आ गया, तो यानी B की वैल्यू इंक्रीज होगी तो A की डिक्रीज होगी, और B की डिक्रीज होगी तो A की इंक्रीज होगी। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो प्रोपोर्शनल और इनवर्सल प्रोपोर्शनल का मतलब आप लोग समझ लो। फिर आगे देखते हैं, देखो फिर आगे देखिए, अब ये चीज समझ गए। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, तो दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है वो इनके मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और उसके दूसरी वाला फोर्स है वो उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हमने लिखा है इक्वेशन नंबर 2। ये चीज याद रखिए, इसको हमने लिखा है इक्वेशन नंबर 2। अब देखो
आप देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड f बराबर ये और f बराबर ये, तो ये दोनों भी तो इक्वल होगी, तो अपन ये भी तो कह सकते हैं कि f ये दोनों भी इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए f is equal to capital F small m upon d, capital M small m upon d, ये एक यहाँ पर होगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर आगे देखिए कि जब अब एक साइंस का रूल हो रहा है स्टूडेंट्स कि जब कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन घटता है, ठीक है, तो प्रोपोर्शनल का साइन जब भी आप लोग घटाओगे तो उसके साथ आपको यह यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट का मतलब है कि ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी, एक ऐसी चीज लेनी पड़ेगी जिसकी वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है ना, इट्स वैल्यू नेवर चेंज, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती, वो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इस प्रोपोर्शनल को साइन हटाएंगे, इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम दूसरी कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, तो f इक्वल टू g, ठीक है, साइन हट गया, ये कांस्टेंट आ गया g, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3, इसे कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? यस सर। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। हाँ, आवाज आ रही है साफ? यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ जी, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ सर। हाँ तो भाई मैंने ये कहा था कि माना कि दो ऑब्जेक्ट है कि ये है अर्थ है और ये है मून है। अर्थ का माना कि मास हमने कैपिटल एम है और मून का मास हमने माना कि स्मॉल एम है। दोनों एक दूसरे से d डिस्टेंस पर है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है, d डिस्टेंस पर है। अब इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है वो दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है और उनकी डिस्टेंस के इन्वर्सन प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे अपन मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि दो मैग्नेट है, दो मैग्नेट को आप पास लाओ तो आप देखोगे कि अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ेगा, ठीक है। कैसे बढ़ेगा कि अगर बड़ी मैग्नेट है, मास ज्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, और छोटी मैग्नेट है तो उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। इसका मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स इसके प्रोपोर्शनल होता है, मास ज्यादा होगा तो ये भी बढ़ेगा। तो आप देखो अर्थ और मून इनका मास बहुत ज्यादा होगा, उसकी ज्यादा होगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज है डिस्टेंस। अगर आप दोनों मैग्नेट को एक दूसरे से दूर ले जाओगे तो फोर्स कम होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो अगर दोनों मैग्नेट को आप दूर ले जाओगे तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, पास लाओगे तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा बढ़ेगा। तो यानी डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, और डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, तो बता दो एक बार इसे उठ जाने दे बेटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को अगर अपन इस प्रोपोर्शनल को क्या करेंगे, अपन हटाना है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, और उस कांस्टेंट को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपने को कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे और यहाँ पर एक कांस्टेंट लेके आएंगे जिसका नाम है g। इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। g को क्या कहते हैं हम? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अब देखिए यहाँ g को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। अब आगे देखो स्टूडेंट कि इसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू देखो अपन कैसे निकालेंगे। यूनिट एंड मम्मी वैल्यू अड़ीना एवर ऑफ जी, ओ इन लोगों को चला यूनिट एंड लोगों को चलाओ। वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, अब इसकी अपन यूनिट और वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अब आप देखो ये इसकी गुणा में है और ये इसके अपॉन में है, तो ये तो इसके गुणा में आ जाएगा, ठीक है, और ये इसके अपॉन में, तो जी बराबर क्या हो जाएगा। आप देखो एफ डी स्क्वायर, क्योंकि ये इसके अपॉन में है ना, तो क्या हो जाएगा एफ डी स्क्वायर अपॉन, अब देखो इनटू में, तो इनटू में तो डिवाइड में आ जाएगा, क्या हो जाएगा तो जी की वैल्यू होगी एफ डी स्क्वायर कैपिटल एफ स्मॉल एफ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जी की अगर अपन यहाँ वैल्यू लिखे कि भाई जी की वैल्यू जो रखें कि भाई अर्थ और मून के बीच में फोर्स कितना है, उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है एग्जांपल में, वो देख लेना। तो डिस्टेंस कितनी है उसका स्क्वायर, और अर्थ का और मून का मास कितना है, अगर इसको हम सोल्व करें तो जी की वैल्यू आएगी, जी की वैल्यू क्या आएगी, जी इक्वल टू 6.67 into 10 की पावर माइनस 11। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना आएगी 6.67 into 10 की पावर माइनस 11। अब है इसकी यूनिट, ठीक है, अब है इसकी यूनिट, अब अपन इसकी यूनिट सर। लेंगे। हाँ जी कौन सर हाँ ये ग्रेविटेशन की वैल्यू कैसे आई? है? ग्रेविटेशन की वैल्यू कैसे आई? ये इसकी होती है, हाँ ये फिक्स है बेटा। बुक में देख। कांस्टेंट। हाँ कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। इसको वेरिएबल नहीं लिखा है मैंने कांस्टेंट लिखा है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि यह वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। यस सर। हाँ, अब देखो 6.67 into 10 की पावर माइनस 11। अब अपने को यहाँ यूनिट भी लिखनी पड़ेगी जी की, सर तो जी की, हाँ जी ओ सर, जो सर पेज नंबर 135 है ना, है, पेज नंबर 135, हाँ वो देख लो पेज नंबर कितना है। सर उसमें ना जी की वैल्यू तो 6.7 into 10 की पावर माइनस 11 दे रखी है। 6.7 into 10 की पावर माइनस 11। पेज नंबर 35 सर खाली क्यों ही है। तो सर ये 6.67 नहीं है, अरे ये जैसे मैं 6.7 बता रहा हूँ वैसे लिख लो आप लोग, समझे। ये गलत है। अब देखो आगे देखो, हाँ तो सही है। तो ये भाई 5 से ऊपर होते ही इसको एक बढ़ा देगी तो 6.7 ये हटाओगे तो ये 7 अपने आप ही हो जाएगा। ये तो मैथमेटिकल है रूल्स, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ऑनलाइन नो सर। नो सर। हाँ अब देखिए यूनिट ऑफ जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अपने को यूनिट निकालनी है। अब इसकी यूनिट देखो कैसे निकालोगे, देखो एफ की यूनिट, अब अपने को जी की यूनिट निकालनी है तो यूनिट क्या निकालोगे, एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है ना। एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डी डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर या किलोमीटर, ठीक है ना। मीटर। हाँ मीटर। तो मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा या नहीं होगा, तो न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। अब अपॉन, तो यहाँ अपॉन ये यार मास, ये भी मास, और आपको पता है मास किस में होता है, किलोग्राम में, ठीक है। तो ये भी केजी और ये भी केजी, तो केजी स्क्वायर कितना हो जाएगा, केजी स्क्वायर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब आप देखो तो इसकी ये यूनिट लिखो न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर
अब इसको आप ऊपर लेके जाओ तो ये माइनस में हो जाएगा, तो आप ये भी लिख सकते हो पर kg -2। तो ये हो गई -2। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, आपका टॉपिक ये कंप्लीट हो गया है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दी है। अब देखो स्टूडेंट्स आओ तो आप वीडियो को पॉज करके, बाद में जब आपको वीडियो शेयर करूंगा तो इसको पॉज करके आप इसको नोट्स के रूप में लिख भी सकते हो। एक बार पूछते हैं कि एप्लीकेशन इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंस के ये स्टूडेंट्स क्या होते हैं, तो इंपॉर्टेंस के बारे में हम करते हैं। पहला है कि it is the gravitational force between the sun and all nine planets which move around the sun, कि सन के चारों तरफ जो 9 के 9 प्लेनेट है वह मूव करते हैं। किस कारण से कर रहे हैं? इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मूव कर रहे हैं। क्लियर? फिर दूसरा क्या होता है? इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द मून। ठीक है, इसी प्रकार का ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ पाया जाता है? अर्थ और मून के बीच में पाया जाता है। इसी प्रकार का ग्रेविटेशन कहाँ पाया जाता है? अर्थ और मून के बीच में पाया जाता है और इसी को बांधे हुए रखता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि इट इज द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही, ठीक है, जो अर्थ है उसके चारों तरफ क्या पाया जाता है? एटमॉस्फेयर। बाकी जगह नहीं पाया जाता, अर्थ के चारों तरफ क्यों पाया जाता है? क्योंकि यह पूरे इस ग्रेविटेशन के कारण अपने एटमॉस्फेयर को पुल यानी खींचे हुए रखती है, अपनी ओर बांधे हुए रखती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। फिर उसके बाद में देखिए इट इज द ग्रेविटेशन फोर्स एक्साइटेड बाय द सन and move on the seawall leading to the formation of tide in sea। कि इसी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, ठीक है स्टूडेंट्स, इसी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण टाइड आता है। टाइड का मतलब है कि समुद्र के अंदर, टाइड का मतलब क्या होता है? कि समुद्र के कारण के अंदर जो वाटर है वो ऊपर की तरफ उठता है। मैं इसको हिंदी में बताता हूँ, टाइड कहते हैं ज्वार भाटा। तो आपने देखा होगा कि ओशियन, समुद्रों के अंदर, ठीक है, कभी कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि पानी की लहरें खूब ऊपर तक उठती है, कहते हैं ज्वार भाटा आ गया, टाइड, इसे कहते हैं टाइड। तो ये टाइड किस कारण से होता है? इसी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण कि आसमान के अंदर जब अर्थ के ऊपर जब मून होता है तो वह मून क्या करता है? अपने ग्रेविटेशन के कारण अर्थ के पानी को अपनी तरफ खींचता है। पानी है उस एक्शन फोर्स के कारण ऊपर उठता है और वापस बोल दे मां। तो इसी को हम क्या कहते हैं? टाइड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको क्या कहते हैं? हम टाइड कहते हैं। तो टाइड भी इस कारण से आता है, इसी कारण से आता है। ठीक है, अब आगे देखिए, तो यहाँ तक किसी को कोई सर सर आप बोलो। सर बोलो। सर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में भी बताना। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बताओ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी बताता हूँ। ये समझ में आ गया क्या? ये तो आ गया सर। हेलो, हाँ सर, ये चीज समझ में आ गई क्या? आ गया सर। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? हाँ सर। ठीक है, अभी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताता हूँ। इससे पहले मैं एक दो टॉपिक और करवाता हूँ, फिर उसके बाद में अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ना। तो देखिए, ठीक है सर। एक अभी बताता हूँ। चलिए, आपको मैं सबसे पहले सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बताता हूँ। इसको आप ऐसे समझो कि यह कोई एक लड़का
किसी धागे के पत्थर को बांध करके यूं मूव कर रहा है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बीच में एक प्रॉब्लम की सिस्टम हो गया था। तो कोई लड़का किसी पत्थर को किसी थ्रेड के बांध के घुमा रहा है, क्लियर। तो उस थ्रेड के बांध के जब वो घुमा रहा है तो यह स्टोन है और ये धागा है, धागे के बांध करके इसको गोल गोल घुमा रहा है। तो स्टूडेंट देखो, यह पत्थर बाहर जाने की कोशिश करता है। हाँ बाकी साहब समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ये पत्थर किधर जाएगा? बाहर जाने की कोशिश कर रहा है और यह धागा इसको अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है, क्लियर। ये तो होगा। अगर मान लो धागा टूट गया तो ये फोर्स खत्म हो गया, ये पत्थर दूर जाके पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर पत्थर, ठीक है, तो क्या होता है, ये दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो स्टोन जो इसको बाहर की तरफ खींच रहा है फोर्स, और एक थ्रेड अपना फोर्स लगा के इसको अंदर की तरफ खींच रहा है। तो स्टूडेंट, जो फोर्स बाहर की तरफ लगता है इसको बाहर की तरफ, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्लियर। हेलो, क्लियर? यस सर। हाँ, और दूसरा फोर्स जो थ्रेड इसको अंदर की तरफ खींच रहा है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसका दूसरा एग्जांपल देखो आप। एग्जांपल आप देखो कि अर्थ मूव अराउंड द सन, ठीक है। पांडे जी सर। तो यह अर्थ है, ठीक है, ये है अर्थ। सर। हाँ बोल। सर हाँ बोलो। समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया। तो दूसरा समझ में आ जाएगा, दूसरा एग्जांपल देख लो। ओके। तो ये मून है, ठीक है। तो यह मून जब इसके चारों तरफ मूव कर रहा है तो इस मून के ऊपर एक फोर्स तो वर्क करता है बाहर की तरफ, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसको बाहर की तरफ पुश करता है तो एक फोर्स जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है अंदर की तरफ, इसको सेंट्रीपिटल हो गया। फोर्स। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब यह है, सर इसीलिए ये बीच में रहता है क्या? हाँ जी बोलो। इसीलिए ये बीच में रहता है क्या? दोनों साइड फोर्स करता है। क्या बोल रहे हो? तो देखिए कि जब दोनों के दोनों फोर्स इक्वल होंगे तभी तो अर्थ है वो एक ही पर्टिकुलर वेव के अंदर मूव करती है या नहीं करती है। इसे ही हम कहते हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। हाँ अब बताओ, क्या समझ में नहीं आया क्या बाकी साहब? आ गया सर। हाँ इसमें ये सभी प्लेनेट पे होता है। हाँ क्या बोल रहे हो? इसमें ऑल ओवर गैलेक्सी में होता है और ये हर चीज क्रिस्टल में बॉडी होता पे है। सभी पे लगता है ये। ये था क्या, आप बाइक चला रहे हो और बाइक को मोड़ोगे तो आप देखो कि आप यूं झुक जाओगे। बाइक को आप मोड़ोगे तो यूं झुक सकते हैं ना अपन। तो एक फोर्स तो अपने को इधर लगता है अर्थ की तरफ और एक फोर्स अर्थ के बाहर की तरफ लगता है। तो दोनों फोर्स इक्वल होते हैं। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होती है तथा एक दूसरे की एक तो अपोजिट होती है और दूसरी इक्वल होती है। तो इसी के कारण क्या होगा कि यह एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल होने के कारण ही यह इजीली मूव करता है ऑब्जेक्ट। और आपकी बाइक या बाइसिकल है वो मूव कर सकते हो इजीली। सर हाँ जी सर जब सर्कुलर मोशन होगा तब एक्सेलरेशन होगा क्या? हाँ जब सर्कुलर मोशन होगा तब एक्सेलरेशन होगा क्या? बिल्कुल होगा, एक्सेलरेशन भी होगा। अगर मोशन में टाइम के साथ चेंजिंग आ रही है तो एक्सेलरेशन भी होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में तो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कोई चीज को मूव करते हो तो उसके अंदर आपको पता है कि वेलोसिटी में तो चेंजिंग आएगी, ठीक है। तो इसके अंदर एक्सेलरेशन होता है। हाँ इसमें और कोई डाउट? सर ये दोनों फोर्स साथ में ही लगते हैं क्या? हाँ दोनों फोर्स साथ में लगते हैं कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल? आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं ये बोल रही हूँ कि
स्टूडेंट्स अपना टाइम भी कंप्लीट हो गया है। अगर ये टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, अगर इसमें 5 मिनट बचे हुए हैं। 1 मिनट रुको। तो अगर आप सर लोगों 4 को मिनट ये टॉपिक समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को रिवाइज करके पॉज करके देख लेना 2-3 बार। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कॉल करके समझा देना, क्योंकि ऑनलाइन में आपकी बात साफ नहीं आ रही है, ठीक है? तो आप मुझे कॉल करके और अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, Yes, sir. टाइम हो गया है और कल अपने 8:30 बजे इसी टाइम पर ऑनलाइन क्लास होगी और एक नए टॉपिक के साथ अपनी क्लास होगी। और आज आप इस चीज को पढ़ो, नहीं समझ में आए तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके, डन है।